तो चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे बोथ इन द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू दिस क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। आज डेट है 28 सितंबर, डे है थर्सडे। आज हम लोग प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे पर्टिकुलरली अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ को उठाऊं तो हम लोगों ने कल एक इन्वेजिव स्पीशी के बारे में छोटा सा डिस्कशन किया था, आप सबको याद होगा। देखो, आज उसी न्यूज़ को रिपीट फॉर्म में इंडियन एक्सप्रेस ने रिपीट किया है और एक हमें नई इन्वेजिव स्पीशी के बारे में बताया है। इसका नाम क्या है? कोनोकार्पस ट्री, जो कि गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत ही रिसेंट में बैन किया है। ठीक है, ये पहली खबर थी। इसी के आगे अगर हम देखेंगे तो हमें दूसरी न्यूज़ निएंडरथाल से रिलेटेड देखने को मिलती है, एंड इन दैट टू पर्टिकुलर हमें डेनिसोवान से रिलेटेड देखने को मिलती है। ये दोनों ही खबरें इंडियन एक्सप्रेस में प्रिंट हुई हैं। डेनिसोवान पे ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मुझे जल्दी से ये बताओ कि डेनिसोवान जो रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये 2019 का क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ कि इसका जवाब आप क्या लिख के आते हैं। जब तक जो नए एस्पिरेंट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस क्वेश्चन आंसर सेशन या वीडियो सेशन के थ्रू, मैं उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि किस तरीके से हम राउंड द ईयर प्री और मेंस की तैयारी को करते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहती है। हम हर टॉपिक को यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि यही हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं, यही हमारे मेंस के मॉडल आंसर में हेल्प करते हैं, यही माइंड मैप्स में प्रीलिम्स पॉइंटर्स होते हैं। मतलब कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस सारे यहीं से निकलें, हमारी ये कोशिश रहती है। ये माइंड मैप में बहुत ही रिसर्च कंटेंट रहता है, जो कि मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। इसके इलेबोरेटिव लेक्चर्स सारे मैं डिलीवर करता हूँ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। ये रिसर्च कंटेंट बहुत सारे सोर्सेज से, जैसे विजन आईएएस मैगजीन, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी से मिलके बनता है। इसके बारे में और बेहतर तरीके से जानने के लिए, ये जानने के लिए कि हम इस माइंड मैप में कितना हार्ड वर्क देते हैं और आप कैसे उस हार्ड वर्क का यूज़ करके सिर्फ स्मार्ट वर्क करके उसे पढ़ के उसके ऊपर थोड़े थोड़े से अपने पॉइंट्स ऐड ऑन करके पूरे नोट्स अपडेटेड फॉर्म में रख सकते हो, जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से कई गुना ज़्यादा इफ़िशिएंट बना देगा। इफ़िशियंसी की बात चल रही है यहाँ पे। इसको जाओ, खुद देखो, खुद समझो। अगर क्वालिटी ऑफ कंटेंट समझ में आता है, समझ में आता है पढ़ने का तरीका, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, आप राउंड द ईयर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो इतनी रगड़ के, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो। टेलीग्राम चैनल का नाम है बुद्धि आईएएस अकेडमी। आप सारे बुद्धिजीवी लोग हो, उस कंटेंट को देख के आप खुद समझ जाओगे कि आपको क्या डिलीवर किया जा रहा है और किस मैनर में। ये जितने भी माइंड मैप्स हैं, इनके जितने भी इलेबोरेटिव लेक्चर्स हैं, वो 2 कोर्सेस में मिलते हैं। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि दोनों ही कोर्सेज को ज़रूर एनरोल करो। पहला कोर्स है इंडियन इकोनॉमी का और दूसरा है करंट अफेयर का। ठीक है, रेस्ट इट्स योर चॉइस। चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को। सबसे पहले द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। आपको कुछ होमवर्क भी मिलने वाला है आज, थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक G20 स्क्रीन ओवर मजदूर्स एंड देयर राइट्स। देखो, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। आप लोगों को ये बात पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास थी। हाँ, इसमें सबसे बड़ी जो अचीवमेंट इंडिया ने अचीव की है, इट इज़ दैट टू इंक्लूड अफ्रीकन यूनियन इनटू द G20। बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ हमने यूक्रेन मुद्दे पे कोई बहुत बड़ी चर्चा होती हुई G20 में नहीं देखी। ये हमने देखा। डेट मीन ऑन अ पॉजिटिव नोट G20 समिट पूरी कंक्लूड हो गई। हमने G20 समिट में बहुत सारे इश्यूज पे ये देखा कि वर्ल्ड लीडर्स इस प्लेटफॉर्म का यूज करके एक डिसीजन पे पहुंचना चाह रहे थे, बीट द क्लाइमेट चेंज, बीट द टेररिज्म एंड बीट
द वर्कर राइट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो ये हम जानते हैं कि G20 एक वो फोरम है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो, रिन्यूएबल एनर्जी को 5 गुना बढ़ाना, 2 गुना बढ़ाना बाय 2030, इन सब चीज़ों पे हम लगातार डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। मगर आज का जो पर्टिकुलर डिस्कशन है वो रहेगा कि G20 समिट में वर्कर के राइट्स के लिए क्या बोला गया, वर्कर के राइट्स को क्या मतलब, वर्कर को कौन से राइट्स नहीं मिल रहे, कौन से उन्हें प्रोवाइड करने चाहिए और उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। एक सीरियस एस्पिरेंट सीधे ऐसा नहीं करेगा कि इस आर्टिकल को देखा और कूद गया धमाधम धमाधम, फर्स्ट लाइन पढ़ी, आखिरी तक पढ़ लिया, खत्म, चलो, नहीं। आपको यहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। आपको सोचना पड़ेगा कि यार वर्कर के जो राइट्स हैं उस पर हम लगातार डिबेट करते हुए गिग वर्कर, गिग इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जब भी गिग वर्कर, गिग इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि यार गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिफॉर्म और ओवरहॉल द लेबर लॉज इन आर कंट्री फॉर विच आर गवर्नमेंट हैज कम अप विद द 4 लेबर कोड्स। हाँ या ना? अब अगर आपका जवाब हाँ है और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो नीचे चैट सेक्शन में अभी के अभी उन 4 लेबर कोड में से कम 2 लेबर कोड्स के नाम लिखो। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको कितनी चीजें पकड़ में आ रही हैं। चलो, जब हम उन लेबर कोड्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे हम सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ते हैं एक लेबर कोड में। उस सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि गिग वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड यहाँ पे हमारी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है बहुत लंबे समय से, इनफैक्ट बना दिया उन्होंने। और जो एम्प्लॉयर्स हैं, बीट ओला, बीट जोमैटो, समझ रहे हो ना आप, उनको बोला है कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करो ताकि जो हमारे गिग वर्कर इतने वल्नरेबल सिचुएशन में रह रहे हैं, दे डोंट हैव एनी इंश्योरेंस स्कीम, मेडिकल क्लेम, एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी फैमिली को कौन खाना खिलाएगा, नथिंग दे हैव। ये बातें हम बहुत लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, बट ऑन दिस पर्टिकुलर जंक्चर हम जो बात करना चाह रहे हैं, इस पूरी डिबेट को हम ले जाना चाह रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। क्यों? देखो, आपने इंडिया के बारे में तो पढ़ लिया, बट यू ऑल्सो मस्ट नो कि जो वर्कर के राइट्स हैं, इट्स नॉट ओनली विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया जिसकी हमें परवाह है। हमें जो हमारा डायस्पोरा गल्फ नेशंस में जाके काम कर रहा है, जहां पे एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है कफाला, जिसमें जो एम्प्लॉय होता है, जो मजदूर होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो एम्प्लॉय होता है, उसे हवाले कर दिया जाता है एम्प्लॉयर के। इनफैक्ट यू मस्ट हैव सीन एंड हर्ड दीज न्यूज कि जो भी गल्फ में जाता है उसे बेल्ट से मारते हैं, एक कमरे में 8-8 लोगों को रखते हैं, मतलब जो डॉग का पिंजरा होता है ना, उससे भी गई हुई थी हालत में। ये सब आपने देखा है, ये लाइव सिचुएशन है ना। उनका पासपोर्ट रख लेते हैं, उनको वापस नहीं आने देते, शेख बेसिकली, है ना, कम टू दुबई हबीबी। तो यहाँ पे इस चीज का आपको मेंशन करना पड़ेगा इन केस अगर G20 से वर्कर के राइट्स को कनेक्ट किया जाता है तो। ये सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। और क्योंकि हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा गल्फ नेशंस में काम करता है और वो हमें रेमिटेंस पहुंचाता है हमारे देश में, जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम पे आता है, तो हमारी देश, हमारी सरकार का ये फर्ज है कि उनकी आवाज़ उठाए। तो यहाँ पे हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, कैसा फ्रेमवर्क लाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वर्कर के राइट्स को बचाया जा सके। मैं अभी तक ये उम्मीद करूंगा कि मैंने आपको जो पूरी टर्मिनोलॉजी, ये जो पूरा साइकिल, ये जो पूरा सीक्वेंस समझाया, इससे आपको ये समझ में आया कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसे कहाँ यूज करना है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो मजे की बात, अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी भी बातें बताई वो मेंस पर्सपेक्टिव से थी, वो आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए थी कि भैया पढ़ क्यों रहे हो उसको, क्या निकलोगे इसको, है ना। अंधाधुन कभी नहीं पढ़ा था और ना पढ़ना है हमको। अब यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखो, यहाँ पे बात चल रही है G20 में लेबर 20, L20। सिंपल सी बात है, L20, लेबर 20। अब हमसे अगर जीवन में कोई भी पूछेगा तो हमें याद रहेगा कि G20 में लेबर 20, L20 को लेके लेबर राइट्स में बात हुई थी, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात चल रही है भारतीय मजदूर संघ के बारे में। मैं पॉलिटिकल जो इसमें न्यूज़ है उसको स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये एक राइट विंग प्रेशर ग्रुप है जहाँ पे
लेबर राइट्स के लिए बीजेपी ने इस संस्था को आगे कर दिया। मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा, मैं आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे ही भारतीय मजदूर संघ का नाम आगे आया, आप में से आधी से ज़्यादा जनता ने ये चीज़ नहीं सोची होगी कि हम प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ें। क्यों? क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ और ऐसी जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, दे आर बेसिकली द प्रेशर ग्रुप्स। अब अगर आपको प्रेशर ग्रुप के बारे में नहीं पता एंड इन केस यूपीएससी ने पूछ लिया कि इस वर्कर के राइट्स को ओवरहॉल करने में, इंप्लीमेंट करने में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका क्या रोल है, तो आप क्या जवाब दोगे? सोच के देखो। ये मेंस का क्वेश्चन है, पूछ चुकी है इनफैक्ट यूपीएससी। ठीक है, तो मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ वीडियोस को शेयर किया है उसको जाके देखो। दे आर बेसिकली द मॉडल आंसर्स फॉर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। खैर, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रुप की बात चल रही है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन एक और प्रेशर ग्रुप की बात चल रही है। ये कन्फेडरेशन है ग्लोबल लेवल पे ट्रेड यूनियंस की। हालांकि दे हैव बॉयकॉटेड द मीटिंग्स। क्यों? इस पे मैं नहीं जा रहा, क्योंकि इंडिया ने भारतीय मजदूर संघ को प्रमोट कर दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। देखो, कभी भी कोई भी लेबर राइट का आंसर लिखते हुए, बीट ऑफ गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स ऑफ आवर ओन कंट्री, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना भूल जाओ। हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे लेबर के राइट्स बचाने वाली संस्था है। तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन के बारे में, जिसे C29 कहा जाता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। सिंपली आपसे पूछेंगे फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन और C22 या फिर C29 ये किस चीज से रिलेटेड है, ये पूछ लेंगे। ये डाल के वेदर इंडिया हैज साइंड एंड रेटिफाइड इट, और क्योंकि इंडिया ने साइन और रेटिफाई किया है इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हो। अब देखो नोट्स अपडेट कैसे होते हैं। यहाँ पे जब मैं आपसे प्रीलिम्स के पहले चीज़ों को पूछूंगा, जब मैं आपको रटवाऊंगा बेसिकली चीज़ों में, याद करो हमने यूनाइटेड नेशन पढ़ा था, इसके मेन एजेंसीज पढ़ी थी, हर चीज़ पढ़ी है। यहाँ पे हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को यूपीएससी कभी पूछ सकता है, तो मैंने इसको यहाँ पे जॉट डाउन कर दिया। ये एक नया पॉइंट है। ठीक है, जैसे हमने कन्वेंशन 138 के बारे में पढ़ा है, 182 के बारे में पढ़ा है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, राइट। आज हमें एक और नई चीज़ मिली, C29, जो कि लेबर राइट्स है और इंडिया ने साइन और रेटिफाई किया है। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें आखिरी तक रटवा दूंगा। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं ये आपको आखिरी में एक साथ चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बट सलाह ये है आपके लिए कि आप भी ये तरीका सीखो कि चीज़ों को अपडेट कैसे किया जाता है। इस तरीके से यूनाइटेड नेशन की जो PDF है हमारी आखिरी तक जाते जाते पूरी अपडेटेड हो जाएगी। एक एक चीज़ हम पूरे साल भर तक ऐड ऑन करेंगे और पूरी चीज़ हमारी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अब देखो ऑथर हमें क्या बता रहे हैं। एक बार मैं जल्दी से आप लोगों के लिए आर्टिकल पढ़ देता हूँ ताकि आपको ना लगे कि कुछ मिस आउट हुआ है। अफ्रीकन यूनियन की बात चल रही है, मेंबरशिप मिल गई, बहुत बढ़िया। यूक्रेन के बारे में यहाँ पे बात चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा इन पे बात हुई नहीं, बहुत बढ़िया। एक्सप्लॉयटेटिव लेबर सिस्टम की बात चल रही है, कफाला सिस्टम जो हमने बात करी, बहुत बढ़िया। इसके बाद में बोला जा रहा है कि इंडियन वर्किंग क्लास जो गल्फ नेशन में काम कर रही है, अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है, कोई ऐसा फ्रेमवर्क बन जाता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, सऊदी अरेबिया में लगभग कितने लोग काम करते हैं इंडियन वर्कर, इस पर बात चल रही है, जो कि एक परमानेंट मेंबर है G20 का। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन जो है इंडियन वर्कर का वो सिर्फ अरब गल्फ तक लिमिटेड नहीं है, वो बहुत सारी जगह होता है, ये बात हम जानते हैं। फिर एक NGO के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, उसके कुछ काम के बारे में बात की जा रही है। ये बोला जा रहा है कि ये सिर्फ एक इंडियन प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स सी बात है, वर्कर सिर्फ इंडिया से तो जाते ही नहीं है, वर्ल्ड ओवर से जाते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो कंपनीज होती हैं कैसे वर्कर के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स रख लेती हैं, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, और उनसे देने से मना कर देती हैं। फिर यहाँ पे देखो 4 लेबर कोड्स की बात चल रही है, वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लॉज को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, लेबर लॉज को। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आर्टिकल आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था। डेट्स इट। ठीक है, क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है और किस तरीके से एक आर्टिकल से मेंस के आंसर तक पूरा अपने दिमाग में कंसोलिडेट करना है? ठीक है, आखिरी में जैसा आप जानते हो वे फॉरवर्ड लिखा हुआ है ना, एकदम सिंपल सी बात लिखी हुई, क्या करना चाहिए, अरे मिनिमम वेज दो उनको, है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो एक बहुत ही आम सी बात है। आई होप सो कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी से बता दो एक बार, समझ में आ गया सबको? कैन वी मूव फॉरवर्ड? डेनिस ओवान वाला किसी ने जवाब नहीं दिया यार अभी तक, ऐसा कैसे पॉसिबल है? डेनिस ओवान का आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने देखा कि किसी ने तो जवाब दे दिया होगा, किसी ने भी नहीं दिया। ये देखो 2019 का क्वेश्चन है यार। वर्ड डेनिस ओवान इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू। जवाब दो इसका फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार। एन अर्ली ह्यूमन स्पीशी मतलब है ना? ठीक है, अब देखो मजे की बात बताता हूँ मैं। पहले मैं सोच रहा था कि द हिंदू कंप्लीट कर दूं, मगर मैं रुक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। देखो, ये जो न्यूज़ थी इंडियन एक्सप्रेस में कि ह्यूमंस जो है वो कैरी कर रहा है अपना डीएनए फ्रॉम एक्सटिंक्ट कजिन्स लाइक नियंडरथाल। ठीक है, ये एक्चुअल में जो न्यूज़ है ना, उसको हमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इससे आपको एक चीज़ और समझ में आएगी जो मैं हर बार कहता हूँ, कि चीज़ों को एक बार में इतने अच्छे से पढ़ो कि आप अपने कॉम्पिटिटर से इतना आगे निकल जाओ कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपने एक ही बार में पूरे टॉपिक पढ़ लिए। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ा था, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, याद करो, हमने यहाँ पे नियंडरथाल के बारे में पढ़ा था, आपको याद आ रहा है? इसमें रिसर्च में कुछ फाइंडिंग्स आई थी नियंडरथाल के बारे में, जैसे नियंडरथाल और होमोसेपियंस में क्या लिंक है, मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे हमने होमिनिड्स के बारे में पढ़ा था, और यहीं पे हमने डेनिसोवान्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि डेनिसोवान और नियंडरथाल, हाउ देवर डिफरेंट, हाउ देवर सिमिलर। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इसलिए पूछा जा रहा है लगातार और फिर से पूछा जाएगा क्योंकि ये नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इतना बड़ा टॉपिक है। समझ पा रहे हो आप लोग बात को? तो आप में से जिसने भी करंट अफेयर्स के कोर्स को रिसेंटली एनरोल किया है, वो अभी के अभी जाके इस लेक्चर को ख़त्म करके आज नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो, फिजिक्स हो, ये सारे आपके आज के होमवर्क हैं। एंड आई होप कि आप होमवर्क को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हो। चल, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आज वापस से इसको न्यूज़ में नहीं लूँगा। ओसाइरिस रेक्स के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। हम लोगों ने कल और परसों दोनों दिन इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो मुझे अब आप ये बताओगे कि ये कितने ग्राम वेट उस एस्टेरॉइड से लेके आया है, और दूसरा क्वेश्चन जो आप मुझे बताओगे वो ये है कि एस्टेरॉइड कौन से बेल्ट के बीच में लाया करते हैं, उस बेल्ट का क्या नाम है, और कौन से दो प्लैनेट के बीच का वो बेल्ट है? बताओ फटाफट, देखते हैं। ठीक है,
इस इशू को हम बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी 1% भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको आज मैं डिस्कशन में लाना चाहता हूं वो है आफ्सपा। देखो यार, जब से मणिपुर में, आप सबको पता है, कुकी मीती जो टसल चल चालू हुई है, अब उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक इंसर्जेंट एरिया है, बहुत सारी इंसर्जेंसी वहां से होती रहती हैं। हम लोग लगातार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आफ्सपा को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर वॉज अ मेजर रिवर्सल इन आर गवर्नमेंट एक्शंस रिगार्डिंग आफ्सपा, क्योंकि मणिपुर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है आफ्सपा इन हिल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो यहाँ पे आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है आफ्सपा के बारे में। क्या है ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट? अब क्योंकि यहाँ पे स्पेशल पावर्स एक्ट लिखा है, तो क्या यहाँ पे जो हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास क्या कोई स्पेशल पावर्स आ जाती है? अगर मैं आपसे पूछूं वेदर दे गेट द राइट टू किल, द राइट टू सर्च प्रीमाइसेस, क्या उनके पास ये ताकत आ जाती है, हाँ या ना? और ये जो ताकत आती है, क्या ये वो डिस्टर्ब्ड एरिया में ताकत आती है उनके पास? तो डिस्टर्ब्ड एरिया को कौन घोषित करता है कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है और यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के पास ये स्पेशल पावर्स होंगी? ये क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर में जो रीसेंट टसल देखने को मिली उसमें आफ्सपा का क्या रोल था, या कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कि इंटरनल सिक्योरिटी में आफ्सपा का आज क्या रोल है और कैसे इसका रोल हम कम कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है जो हम लोगों ने आफ्सपा के अंतर्गत पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये आपको वो चीज़ समझाएगा। ह्यूमन राइट्स को कनेक्ट किया कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं वो कॉन्स्टेंटली हाईलाइट कर रहे हैं एक व्यू को कि जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है ये ड्रैकोनियन एक्ट है। क्या ये है? देखते हैं। जिस कारण से ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस देखने को मिल रहे हैं। फिर ये पूछता है कि ऐसे कौन से सेक्शंस हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स के दैट आर अपोज्ड बाय द एक्टिविस्ट, क्रिटिकली इवैल्यूएट। अब देखो यहाँ पे आफ्सपा के बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इस आंसर को समझने, इस टॉपिक को समझने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आफ्सपा जो है उसे सबसे पहले कब लाया गया था और क्यों लाया था, क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो? आपके सामने लिखा है, आई नो, जल्दी से। मार्स जुपिटर, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, सबका जवाब सही है, मार्स जुपिटर। ठीक है, जल्दी से बताओ सबसे पहली बार कौन लाया था और क्यों लाया था? ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके पास कौन कौन सी ताकत है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्यों इस आर्म्ड फोर्सेस को तैनात कर देती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा आर्टिकल 355 जहाँ पे ड्यूटी ऑफ यूनियन बताई गई है, जहाँ पे बताया है कि यूनियन की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, जो कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था। याद आ रहा है आपको? तो इसके चलते हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ये डिसीजन ले सकती है। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए
कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ AFSPA, जैसे गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी पार्ट और फुल ऑफ एनी स्टेट एज डिस्टर्ब। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया है इसको कौन नोटिफाई करेगा? क्या एक गजट नोटिफिकेशन में आएगा? क्या पूरी स्टेट को ही डिस्टर्ब्ड एरिया बनाया जा सकता है, या किसी पार्ट ऑफ स्टेट को भी डिस्टर्ब्ड एरिया बनाया जा सकता है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये एक्ट एनफोर्स होगा या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेगा? जवाब है स्टेट गवर्नमेंट। समझ आ रही है आपको बात? ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इसके सेक्शंस हैं, इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। ये देखो, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, जहां पे हमने सेक्शन 4 सॉरी सेक्शन 3 इसमें देखा था, जहां पे पावर मिलती है टू डिक्लेयर एरिया एज डिस्टर्ब्ड एरिया इफ इन रिलेशन टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। जो गवर्नर है उस स्टेट का, या एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी का ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो होल या एनी पार्ट ऑफ सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लगा सकता है, या मैं कहूँ डिस्टर्ब्ड एरिया को घोषित कर सकता है। ठीक है, और नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल गजट में और डिक्लेयर हो जाएगा कोई भी एरिया एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। स्पेशल पावर क्या क्या मिल जाती हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो, इवन कॉजिंग टू डेथ, फायर भी कर सकता है। ठीक है, फिर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। ये लाइन से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो लाइन से। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो पूरा टॉपिक है, आप में से जिसने भी करंट अफेयर्स के कोर्स को रिसेंटली एनरोल किया है, इंटरनल सिक्योरिटी के मॉड्यूल में जाओ, या मैं कहूँ सिक्योरिटी के, और वहाँ पे जाके इसको आप आराम से पढ़ो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। आई क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग? आगे बढ़ सकते हैं। अरे ऐसे जवाब थोड़ी लिखने हैं कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे, उसका नाम लिखो। इतना भी जनरलाइज्ड आंसर नहीं लिखना है, कौन लाया था अंग्रेज, बच्चे थोड़ी हैं अपन। चलो खैर, अब यहाँ पे देखो बात क्या चल रही है। यहाँ पे बात चल रही है उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट, या मैं कहूँ जोशीमठ के बारे में, है ना। हमने इस टॉपिक को वहाँ पे पढ़ा हुआ है। ये जो पूरा आर्टिकल है, इसमें आपसे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो भी हमें खबरें देखने को मिल रही हैं क्रैक्स के बारे में, जो लैंड सब्सिडेंस हमें देखने को मिल रहा है रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर्स में, जिसने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लीड किया, लोग भाग रहे हैं, रेफ्यूज ले रहे हैं टेंट्स में, ओपन स्पेसेस में। यहाँ पे बहुत अलग अलग हाइड्रो पावर प्लांट को दोषी ठहराया गया, जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको दोषी ठहराया गया। जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो न्यूज़ में लगातार चलती रहती हैं। ये जो पूरा टॉपिक है, इसको एक बार में पूरा कवर करना है हमको। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जैसे हमने जब लैंड सब्सिडेंस इन जोशीमठ के बारे में पढ़ा था, तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? हमने सारी चीज़ें देखी थी बेसिक्स में कि ये लैंड सब्सिडेंस क्या होता है। इसका मतलब होता है जब ग्राउंड सिंक होता है बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट। ठीक है, फिर हमने जोशीमठ के कुछ कोर रीजंस देखे थे। एक हमने कमिटी का भी नाम यहाँ पे डिस्कस किया था, उस कमिटी का नाम बताओ जल्दी से क्या है। खैर, हमने यहाँ पे देखा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन डेल श्योर है कि इस पे अगले साल भी पूछा जाएगा, लैंड सब्सिडेंस पे, और जो भी डिजास्टर्स आ रहे हैं पर्टिकुलरली हिमालयन रीजन में, ये आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें आपको मेंशन करना है मेजरली लैंडस्लाइड्स के बारे में। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे 2013 का क्वेश्चन, तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा हुआ है लैंडस्लाइड्स के बारे में, हिमालयन और वेस्टर्न घाट को कंपेयर करते हुए। ठीक है, 2021 में देखोगे तो फिर से लैंडस्लाइड के बारे में पूछा हुआ है। ये देख के हमको पढ़ाई करनी है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब वो
हिमालयन रीजन के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ ले, चाहे जोशीमठ पे पूछ ले, चाहे हिमालयन रीजन पे क्वेश्चन पूछ ले, हमारा आंसर हर क्वेश्चन का एक जैसा रहेगा। हमें वहां पे ये बताना है कि कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजन है, मतलब कि मैन मेड, जैसे हम कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे लेके आ चुके हैं। जैसे हमारे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ बाईपास को बना रही है पहाड़ को काट काट के, ताकि अब क्यों बना रही है, ये भी एक इशू है। हमने इसको भी बहुत बार डिस्कस किया है कि इंटरनल सिक्योरिटी, या मैं कहूँ सिक्योरिटी पर्पस से ज़रूरी है कि हमारा आर्मी का जो मूवमेंट है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, अगर वॉर लाइक सिचुएशन में हम जाते हैं तो हम जल्दी पहुंच पाएँ। जल्दी पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग टनल्स को डेवलप करें, जैसे अटल टनल को हमने डेवलप किया। तो अगर टनल को डेवलप करना है तो पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा, पहाड़ को तोड़ेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेगी। सो बेसिकली इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, sovereignty of India, and to maintain the sovereignty of India we have to secure our boundaries और borders, और दूसरा ज्योग्राफी या एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कोर रीजन क्या है वहां पे इन चीज़ों का ज़्यादा होना। जैसे हिमालयन इकोसिस्टम एक बहुत ही फ्रेगाइल रीजन है, वहाँ पे किसी भी तरीके का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है उसके लिए सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा ढील दे देते हैं। फिर पर्टिकुलरली वहाँ के जियोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से टेरेन, क्लाइमेट और टोपोग्राफी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जिससे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और आखिरी में डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी कहानी, डिजास्टर क्या होता है, हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक, ये सब, और सारी संस्थाओं के बारे में, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर हम क्या करते हैं। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछना हुआ तो वो ये पूछेगा, चलो बताओ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है NDMA, उसे कौन चेयर करता है, जल्दी बताओ अभी के अभी 1 मिनट में। बताओ कौन करता है चेयर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो किस चीज से रिलेटेड है और कौन से ईयर से कौन से ईयर तक उसको इंप्लीमेंट करने की हमने बात कही थी, आपको सामने दिख रहा है, बताओ। ये चीजें आपको मेंस में, प्री में, यही बस वो चीजें हैं जो आपको लिखनी है। याद करो हमने आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ा था, हाँ या ना। आदि शंकराचार्य के बारे में हमने रिसेंटली अभी क्यों पढ़ा है, जल्दी बताओ कौन बताएगा। अभी रिसेंट में हमने आदि शंकराचार्य के बारे में क्यों पढ़ा। अब ये बात देखो, क्योंकि जोशी मठ के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो यहां पे भी आदि शंकराचार्य का हमें एक मठ देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहां पे जब हम आदि शंकराचार्य के बारे में 108 फीट स्टैचू के बारे में पढ़ रहे थे तो भी हमने इसको पढ़ा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो आपको क्या लगता है, अगर एक ही सेंट के बारे में इतनी सारी खबरों में वो न्यूज़ में है तो वो आपसे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। हमने कल या परसों डिस्कस किया था, आई होप सो। एग्जैक्टली, स्टैच्यू ऑफ वननेस। अब ये देखो PMO लिख रहे हैं, अरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्यों लिख रहे हो, PM लिखो ना बस। ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, तो चीज़ों को पकड़ना सीखो ऐसे। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो ना तो बिलीव मी, आपको अब कोई हाथ नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आज के न्यूज़पेपर में ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। देखो छोटी छोटी जो न्यूज़ आती है ना वो तो हम ऑलरेडी कवर कर ही लेते हैं। जैसे अब ये NIA के बारे में बात चल रही है, तो NIA एक स्टैटिक टॉपिक है ना, ये एक संस्था है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पॉलिटी मॉड्यूल में मिल जाएंगी, सिर्फ जाके आपको खोलना है। ठीक है, तो NIA के बारे में पढ़ो वहाँ पे जाके पॉलिटी में। ठीक है, UAPA के बारे में पढ़ो, NIA के पास वहाँ पे क्या ताकत है इसके बारे में पढ़ो। ठीक है, समझ में आ गई बात। आखिरी में एक आर्टिकल छोटा सा है, बता देता हूँ मैं। अल्ट्रा लॉन्ग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात चल रही है। देखो अल्ट्रा लॉन्ग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात का मतलब ये है कि अगर हमारी भारतीय सरकार गवर्नमेंट बॉन्ड्स को निकाल दे बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए तो उनको पैसा मिल जाएगा।
ठीक है, और मार्केट में जो लोग लंबे समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं उनका पैसा वहाँ काम आ जाएगा। तो बेसिकली आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना चाहती है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लेना चाहती है। उसके लिए हमारी सरकार ने एम किया है कि 6.55 लाख करोड़ रुपए वो जुटाएंगे बॉन्ड्स को बेच के। ये जो बॉन्ड्स हैं ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का फ़ायदा ये होता है, देखो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं यार, फाइनेंशियल मार्केट में हम हर चीज़ कर चुके हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड और लॉन्ग टर्म बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, वो तो हर कोई बता देगा। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फायदेमंद होते हैं या नुकसानदायक होते हैं, आपका जवाब तुरंत आना चाहिए कि दे आर मच मोर बेनिफिशियल देन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, क्योंकि जो सरकार की लाइबिलिटी है वो 50 साल के बाद आएगी। 50 साल में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। जब हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, इकोनॉमिकली ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो वी वर इन अ सिचुएशन इन नियर फ्यूचर टू रीपे दैट अमाउंट वेरी इजीली। हम बहुत आसानी से उस लोन को चुकता कर देंगे। ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आपसे अगर कोई लिखने के लिए मान लो इंटरव्यू में पूछता है कि हमारी जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है वो सही है गलत है, मगर अब इसमें देखो, इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी संस्था का पैसा, जैसे मान लो आप LIC, अब सरकारी विभाग है, उसका पैसा आपने 50 साल के लिए यहाँ पे ब्लॉक करवा दिया, सरकार ने पैसा लिया, अब सरकार ने इस पैसे का मिसयूज किया, तो 50 साल तक तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर 50 साल के बाद में हमारी जो जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उस पर ये लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि गवर्नमेंट बहुत इफिशिएंटली इस फंड को यूज़ करे, ये देखने वाली बात है। और अगर सरकार ने गलत तरीके से मिसयूज़ करा तो हम पे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनका पैसा आप इतने लंबे समय के लिए और इतना लाखों करोड़ रुपए आप ब्लॉक करवा दोगे 50 साल तक, तो मार्केट में एक तरीके से कैपिटल फ्लाइट हो जाएगी, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, जिसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। मार्केट में पैसा नहीं बचेगा बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, ये आपको कभी न्यूज़पेपर नहीं बताएगा। बीइंग अ इकोनॉमी एस्पिरेंट, जैसी आपने चीज़ें देखी तुरंत 1 मिनट में समझ में आना चाहिए कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें मैं याद करूं जो हमने फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ी हैं, बस, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट आप देख सकते हो हम लोग लगातार 2-3 दिन से डिस्कशन कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी कोर्स को, जिसने भी रिसेंटली एनरोल किया है जाके कंप्लीट करो एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। फिर ये नगरनो काराबाग का इशू चल रहा है, इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं आज स्किप करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी थी। तो आज के लिए मेरी तरफ से इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में इतनी इंपॉर्टेंट खबरें थी। वैसे खबर एक और भी है, मगर मैं बता देता हूँ उसको मैं क्यों लेके नहीं आ रहा हूँ न्यूज़ में, हम ऑलरेडी क्योंकि पढ़ चुके हैं इसको। ये एथिक्स कमेटी की बात कर रहा है आर्टिकल, ये एथिक्स कमेटी, है ना। एथिक्स कमेटी के बारे में ये बात चल रही है कि जो MP हैं इनके कोड ऑफ कंडक्ट हम क्यों लेके नहीं आ रहे हैं। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट लाने की जिम्मेदारी किस पे है, ये जिम्मेदारी है एथिक्स कमेटी पे। अब हमने इसको कहाँ पढ़ा है, हमने इसको पॉलिटी को पढ़ते हुए पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी के अभी जाओ वहां पे पार्लियामेंट वाले इशू को खोल लो, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, यहाँ पे पार्लियामेंट जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने कमिटीज के बारे में पढ़ा था, कमिटीज टू एनक्वायर, कमिटी ऑन पेटिशंस, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस और एथिक्स कमेटी। जहाँ पे हमने देखा था टू एनफोर्स कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ MP, ये एथिक्स कमेटी का काम होता है, ठीक है। लोकसभा में ये 2000 में फॉर्म की गई थी और राज्यसभा में सिंस 1997 ये काम कर रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताई है इन लोगों ने। क्लियर हो गई सबको बात, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है PDF या वीडियो को लेके कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कमेंट में जल्दी से पूछ लो, और एल्स आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर ओनली। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपके ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? बुद्धि IAS अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है वीडियो के, देख लो। वो लिंक पे क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो बिल्कुल पूछ सकता है।
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है, वहाँ से कोर्स एनरोल करके आप इन पीडीएफ्स को ले सकते हो, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस दो, आखिरी के लिए मत छोड़ो। मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं आखिरी टाइम पे कि सर फाइनेंशियल मार्केट को छोड़ दे क्या, मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है, छोड़ दो। फाइनेंशियल मार्केट पे कमांड करो, अभी करो, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, देखने में लगेगा कि यार क्या प्रिफरेंशियल शेयर्स की ये बात कर रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ऑफर फॉर सेल की बात कर रहा है, आईपीओस की बात कर रहा है। मैंने एक एक चीज़ को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया है, सिर्फ जाके पढ़ लो उसको एक बार, ठीक है। तो सारे इंडियन इकोनॉमी स्टूडेंट्स के लिए ये हिदायत है। चलो, आई थिंक नो वन हैज़ एनी फर्दर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू पीडीएफ और वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी कल, ठीक है। टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।